अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एसई का लेक्चर नंबर 4 है। हम प्रोसेस मॉडल्स जो है अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। आज के हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज हम एजाइल मॉडल को देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था। एक यूएमएल को डिस्कस किया था, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को, और दूसरा हमने डिस्कस किया था यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को, जो कि एक फ्रेमवर्क है। तो यूएमएल में हमने डिस्कस किया था कि ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसकी कुछ नोटेशंस और टर्मिनोलॉजीज़ को हमने देखा था। तो यूएमएल में हमने एक एग्जांपल ली थी कि जब हम एक क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोड में, तो वो किस तरह व्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। लेकिन वो तो हमारी 3 से 4 लाइंस थी, लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हो जाएं तो फिर ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हैं, उसमें कितने वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, उसमें कितने फंक्शंस हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड करनी चाहिए, कौन सी उसमें से जो है वो हमें फंक्शनैलिटी की मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो यूएमएल ने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया डिफरेंट नोटेशंस के साथ। तो नोटेशंस के साथ हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाई, उसकी फर्स्ट लेयर में हमने क्लास का नाम लिखा, दूसरी लेयर में हमने जो है वेरिएबल के नेम्स हमने जो है वहाँ पर मेंशन किए, और थर्ड लेयर में हमने जो है वो फंक्शंस और मेथड्स जो है वो डिफ़ाइन किए। तो एक ही पेज के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता लग जाता है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल कितनी क्लासेस हैं, उसमें कितने फंक्शंस हैं, उसमें कितने जो है वो वेरिएबल्स डिफ़ाइन हुए हुए हैं। तो इसकी मदद से उसके लिए ये आसानी हो जाती है कि वो इसमें अच्छे तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसकी एक्सटेंशन कर सकता है। तो ये हमारी यूएमएल थी। और उसके बाद फिर यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को हमने डिस्कस किया। बेसिकली यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली यूएमएल को इस्तेमाल करते हुए हमारे ट्रेडिशनल मॉडल्स के जो फीचर्स है उसको जो है वो इस्तेमाल करता है। तो ट्रेडिशनल हमारे मॉडल्स में हमने ये डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन होती है, प्लानिंग होती है, फिर हमारी कोडिंग होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये चीज़ें हमने इसमें भी इस्तेमाल की। इसमें हमने एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी इस्तेमाल किया, हमने इसमें इंक्रीमेंटल प्रोसेस को भी हमने यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल में इस्तेमाल किया। और इसमें एक और मॉडिफिकेशन की, हमने कम्युनिकेशन और प्लानिंग को मिला के इसको इंसेप्शन का नाम दिया। इंसेप्शन का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर हमने प्लानिंग और मॉडलिंग को मिला के हमने एलैबोरेशन किया। इसी तरह हमने नेक्स्ट फेज़ जो है वो ट्रांजिशन का नाम दे दिया, और उससे नेक्स्ट फेज़ जो था वो हमने प्रोडक्शन का नाम दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस की थी। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी लास्ट लेक्चर जो है वो अभी तक जो है वो व्यू नहीं किया, तो वो जाके व्यू कर लें, ताकि उसकी काफ़ी चीज़ें इस लेक्चर के साथ भी जो है वो लिंक करती हैं। तो आज का जो हमारा मॉडल है वो है एजाइल मॉडल। व्हाट इज़ एजाइल? वैसे एजाइल जो है वो बेसिकली एजाइल का मतलब होता है क्विक, इजीली। तो ये ऐसा मॉडल है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है, और लॉजिकली भी मैं काफ़ी इस मॉडल के साथ कन्विंस्ड हूँ। एजाइल की सबसे पहली जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि एजाइल मॉडल बिलीव्स दैट एवरी प्रोजेक्ट नीड्स टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली। तो एजाइल की सबसे पहली जो हमारे पास फ़िलासफ़ी आती है कि हर प्रोजेक्ट चूँकि डिफरेंट होता है, उसको हमने डिफरेंट वे में जो है वो ट्रीट करना है। तो ये पहली चीज़ है जिससे मैं फुली जो है वो कन्विंस्ड हूँ। सेकंड इसकी फ़िलासफ़ी है कि द एग्जिस्टिंग मेथड्स नीड टू बी टेलर्ड टू बेस्ट सूट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो इनका ये कहना है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, जो हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडल
मॉडल हैं उनको टेलर्ड किया जाए। टेलर्ड का मतलब है उसमें मॉडिफिकेशन की जाए और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करें। In Agile, the tasks are divided to time boxes, small time frames to deliver the specific features for a release. This is very very important और ये पर्सनली तौर पे मुझे ये काफ़ी जो है वो कन्विंस्ड इस फिलॉसफी ने मुझे किया कि जब भी आपने कोई इंक्रीमेंट देनी है या वर्जन देना है या डिलीवरी देनी है तो हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंट टाइम जोन में या टाइम बॉक्सेस में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम पहली इंक्रीमेंट जो है वो कितने टाइम फ्रेम में डिलीवर करेंगे। ये अमूमन दूसरे जो मॉडल्स हैं उसमें हमने इसको नहीं देखा था। तो एजाइल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि एजाइल ने इसमें दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। एक तो टाइम बॉक्सेस इंट्रोड्यूस करवाया और दूसरा उसने कहा स्पेसिफिक फ़ीचर्स। फ़ीचर्स का मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं इसने कंबाइन एक नई चीज़ इसमें फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड कर दी। आगे डायग्राम की मदद से मैं इसको और अच्छे तरीके से जो है ना वो डिटेल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। Iterative approach is taken and working software built is delivered after each iteration। तो इसमें भी जो है वो एजाइल में हमने क्या किया है कि हमने इसको आइटरेटिव नेचर के साथ जो है वो इसको कंबाइन किया है। आइटरेटिव नेचर का मतलब है कि डिफरेंट हमने डिलीवरेबल्स देने हैं, मतलब डिफरेंट वर्जन्स जो है वो हमने डिलीवर करने हैं। ईच बिल्ड इज़ इंक्रीमेंटल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। यहाँ पर फीचर को ऐड किया है। इसको आगे डायग्राम में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। द फाइनल बिल्ड होल्ड्स ऑल द फीचर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो बेसिकली ये फीचर ड्रिवन है। यहाँ से मैं आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करूँगा। ये आपके सामने हमारे पास ये वही ट्रेडिशनल हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ये टास्क हैं। तो अगर आप देखें ये पहला वर्जन है, ये पहली आइट्रेशन है, ये हमारे पास दूसरी आइट्रेशन है, ये हमारे पास तीसरी आइट्रेशन है। तो यहाँ पर एजाइल मेथडोलॉजी ने, एजाइल मॉडल ने दो चीज़ें जो है वो इसमें ऐड की हैं। एक तो फीचर हैं और दूसरा टाइम बॉक्सेस है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी फर्स्ट आइट्रेशन जो है वो 5 फीचर्स के साथ 5 फंक्शनैलिटीज़ के साथ डिलीवर की जाएगी और इसका जो टाइम फ्रेम रखा गया है वो 2 to 3 मंथ्स है। तो 2 to 3 मंथ्स के अंदर हमने 5 फंक्शनैलिटीज़ के साथ पहली जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो डिलीवर कर देना है ताकि कस्टमर्स जो हैं वो अपना काम फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकें। तो ये हमारी पहली आइट्रेशन है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एजाइल मॉडल ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इसी तरह हमारे पास आइट्रेशन 2 है। आइट्रेशन 2 में भी हमने ये देखा, इसमें भी हमने टाइम बाउंड किया है और इसमें भी 2 to 3 मंथ्स में हमने 4 फीचर्स जो है वो डिलीवर किए हैं। तो अगर हम ये देखें कि पहली आइट्रेशन में हमने 5 फीचर्स डिलीवर किए, दूसरी आइट्रेशन में हमने 4 फीचर्स डिलीवर किए और तीसरी आइट्रेशन में हमने 6 फीचर्स डिलीवर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सॉफ्टवेयर की जो है डिलीवरी देंगे तो वो उसमें दो चीज़ें जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। एक तो फीचर और दूसरा है टाइम बाइंडिंग। तो इसकी वजह से जो है हमारे सॉफ्टवेयर के जो वर्जन्स हैं वो टाइम के ऊपर डिलीवर होंगे और कस्टमर्स को पता होगा कि उसके पास जो प्रोडक्ट आ रही है उसके कितने फीचर्स होंगे। द एजाइल थॉट
process had started early in the software development and started become popular with time due to its flexibility and adaptability. तो एजाइल का जो काम है वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था. बेसिकली ये 1997 के अंदर जो है वो एक इंडस्ट्री का जो है वो स्टैंडर्ड बन गया था एजाइल. तो 90s के अंदर ही इसके ऊपर बहुत काम स्टार्ट हुआ. इसकी पॉपुलैरिटी की दो बेसिक रीजंस हैं. पहली ये है कि ये फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल का मतलब है इसमें काफ़ी लचक होती है, इसमें हम मॉडिफिकेशन करना, इसमें चीज़ों को ऐड करना हमारे लिए आसान होता है. दूसरी हमारे पास है अडेप्टेबिलिटी. अगर हम अडेप्टेबिलिटी की तरफ देखें तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसका भी मतलब जो है वो लचक के मायनों में आता है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना. अगर हम उर्दू में इसकी जो है वो अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो इन्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने आप को ढाल लेते हैं. ये ऐसे ही है कि जब हम, चूँकि हम मैदानी इलाकों के लोग हैं और जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो ऐसे पर्सन्स जो कि वहाँ पर फौरी तौर पे उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, तो हम उन पर्सन्स को कहते हैं कि उनमें अडेप्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन ज़्यादा है, क्योंकि चूँकि वो मैदानी इलाकों के में रहने वाले लोग हैं और पहाड़ी इलाकों में चूँकि सर्दी ज़्यादा होती है तो वो उसके आदी नहीं होते. लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो उसको अडॉप्ट करते हुए उनको अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब है उनकी अडेप्टेबिलिटी कम है, और अगर कम टाइम लगता है तो उसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है. ये एजाइल मेथडोलॉजी के कुछ फर्दर मेथड्स हैं, जैसे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है, स्क्रम है, क्रिस्टल क्लियर है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग, इट इज़ अ प्रोसेस मॉडल. Adaptive software development feature driven development and dynamic system development methods. तो ये एजाइल हमारे पास मॉडल के डिफरेंट और भी मेथड्स अवेलेबल हैं. इसको आप अपने तौर पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. एजाइल मैनिफेस्टो का मतलब होता है प्रिंसिपल, कि जी आपके असूल क्या हैं. तो एजाइल के 4 प्रिंसिपल्स हैं. तो पहला प्रिंसिपल है इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस. इन एजाइल डेवलपमेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन आर इम्पॉर्टेंट. तो पहली जो पॉइंट एजाइल की डेवलपमेंट में ये है कि आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, खुद से अपने आप को मैनेज करना आपको आना चाहिए, और अपने आप को मोटिवेट करना, ये फर्स्ट जो है वो इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए. एज आर इंटरेक्शन लाइक को लोकेशन एंड पेयर प्रोग्रामिंग. यहाँ पर 2 वर्ड्स आ गए हैं. को लोकेशन, को का मतलब होता है अगर हम इसको देखें कि को का मतलब होता है जॉइंटली वर्क करना, एक जगह पे काम करना. को लोकेशन, एक ही जगह पे काम करना. एंड पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर 2 प्रोग्रामर बैठे होते हैं और एक प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, दूसरा उसको व्यू कर रहा होता है, और साथ साथ उसको टेस्ट भी कर रहा होता है, उसकी लाइंस को देख रहा होता है. और कुछ टाइम के बाद फिर जो प्रोग्रामिंग कर रहा होता है तो वो फिर अपने दोनों एक दूसरे को स्वैप कर लेते हैं. तो इसको कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग करना, कि एक ही जगह पे बैठ के 2 प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं. एक प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, एक व्यू कर रहा होता है, बल्कि उसको एग्जामिन कर रहा होता है. इससे हमारी प्रोग्रामिंग के जो एरर्स हैं वो कम हो जाती हैं. कोलोकेशन का मतलब है कि जो उनसा सॉफ्टवेयर आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है, तो आपकी जो पूरी टीम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है, तो आपको उस जगह को चूज़ करना पड़ता है जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं.
अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हमने यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें को लोकेशन और पेयर प्रोग्रामिंग क्या होगी कि ये जो प्रोग्रामर्स होंगे जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाना है वो यूनिवर्सिटी में बैठेंगे, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के साथ या फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठेंगे जो कि जिन्होंने अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। इसको एंड यूज़र्स भी बोलते हैं। तो वो उस वर्किंग इन्वायरमेंट में बैठेंगे, उनको काफ़ी प्रोसेसेस का पता होगा, यानी कि उनको काफ़ी प्रोसेसेस का पता लगेगा। एंड यूज़र के साथ वो कम्युनिकेशन कंटिन्यूस बेसिस पे करेंगे और इस कम्युनिकेशन के थ्रू उनको टाइम टू टाइम प्रोसेस का पता लगता जाएगा, नई रिक्वायरमेंट्स का पता लगता जाएगा और वो अपने कस्टमर्स को जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी उसको व्यू भी करवाते जाएंगे, मतलब एंड यूज़र को व्यू भी करवाते जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर जो है आप जो है वो फॉलो करके काफ़ी अच्छे तरीके से आप सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। Working software. Demo working software is considered the best means of communication with the customer to understand their requirements instead of just depending on the document. हमने ये देखा था कि जो हमारे ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं दे आर डिपेंड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। एक एनालिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो जाके रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता है, करने के बाद वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। तो अब सारे डिपेंड कर रहे होते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, उसी डॉक्यूमेंटेशन के बेस के ऊपर मॉडल्स बनते हैं, उसी डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर जो है वो कोडिंग होती है और उसी के ऊपर वेरिफिकेशन होती है। और अगर उसी डॉक्यूमेंटेशन में जो है अगर थोड़ी सी मिस्टेक आ जाए तो वो ट्रिकल डाउन, उसका इफ़ेक्ट जो है वो आगे तक जाता है। लेकिन एजाइल में ये है कि चूँकि आपकी टीम वहीं पे काम कर रही है तो वहाँ पर आप छोटे छोटे जो है वो डेमो जो है वो अपने एंड यूज़र्स को दिखाते जाते हैं, वो उसमें मॉडिफिकेशन बताते जाते हैं कि इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करें। तो इस प्रोसेस से हमारी जो डिपेंडेंसी है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कम हो जाती है, हमारी डिपेंडेंसी एंड यूज़र के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। चूँकि हमने एंड यूज़र के लिए प्रोडक्ट बनानी है तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि जो एंड यूज़र हमें प्रोडक्ट एक्चुअली बनाने के लिए कह रहा है वो एक्चुअल प्रोडक्ट बन भी रही है। तीसरा जो मैनिफेस्टो है वो ये है कि कस्टमर कोलैबोरेशन, दिस इज़ आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजाइल मेथडोलॉजी as the requirements cannot be gathered completely in the beginning of the project due to various factors. Continuous customers interaction is very important to get proper product requirements. हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने एक इमेज देखा था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कस्टमर जो होता है या एंड यूज़र जो होता है उसको खुद भी नहीं पता होता कि उसको किस किस्म का जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उससे मिलती जुलता जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में वो जो है वो बात करता है और ये एंड यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि एक्सप्लिसिटली सारी रिक्वायरमेंट्स को एकदम से बता देना। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो एजाइल क्या करता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब आज हमने कम्युनिकेट किया तो हम कल भी उससे कम्युनिकेट करेंगे या वीक में 2-3 दफ़ा उससे बार बार कम्युनिकेट करेंगे। इससे ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स रिफ़ाइन होती जाती हैं। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है जो उसको ख़ुद भी नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी रिफ़ाइन होती जाएंगी। फोर्थ जो है मैनिफेस्टो है कि जी एजाइल डेवलपमेंट इज़ फोकस्ड ऑन क्विक रिस्पॉन्सेज टू चेंज एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बाकी भी ट्रेडिशनल मॉडल्स में हमें नहीं मिला कि जैसे ही हमें कोई कस्टमर जो है वो चेंज करने के लिए कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए अगर हमें देता है तो हमारे सॉफ्टवेयर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एजाइल मेथडोलॉजी में कि हम फौरी तौर पे चेंजिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं।
जबकि बाकी ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है कि आप वो सारी चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होती हैं वो डिलीवर करते हैं, फिर कस्टमर उसको देखता है, कस्टमर के बाद उसको वो टेस्ट करता है जिसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं, उसके बाद वो फीडबैक देता है, फिर हम उसकी चेंजिंग करते हैं। लेकिन एजाइल में तो फौरी तौर पे आपकी प्रोडक्ट अभी बन रही है तो साथ साथ आप उसको व्यू भी करवा रहे हैं, और चूँकि आप साथ साथ व्यू करवा रहे हैं तो अगर वो उसमें कोई मिस्टेक है तो वो फौरी तौर पे बता देता है, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एजाइल मेथडोलॉजी में और ट्रेडिशनल मॉडल्स में जो है वो अप्रोच का क्या डिफरेंस है। एजाइल जो है इज़ बेस्ड ऑन द एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स। तो एजाइल जो है वो उसकी जो मेथडोलॉजी है, जो वो किस तरीके से काम करता है, वो एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू काम करता है। जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं जैसे वाटरफॉल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, ये हमारे ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं। ये प्रिडिक्टिव अप्रोच जो है वो ऑप्ट करते हैं। तो अभी हम वन बाय वन करके देखते हैं कि प्रिडिक्टिव अप्रोच क्या है और एडेप्टिव अप्रोच क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मॉडल जो प्रिडिक्टिव अप्रोच जो है जो वो यूज़ करते हैं। प्रिडिक्टिव का मतलब होता है कि आपने प्रिडिक्ट करना है, यानी कि जैसे हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं टीवी पे बैठ के प्रिडिक्ट करते हैं कि करंट सरकमस्टांसिस की बेस के ऊपर आगे क्या होने वाला है, इसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मॉडल में हमारी जो टीम है वो प्रिडिक्टिव होती है कि जी ये जो चीज़ है, इतने फीचर्स जो हैं ये कस्टमर्स को चाहिए होंगे। In the traditional models usually work with the detailed planning and have a complete forecast of the exact task and features to be delivered in the next few months or during the product life cycle. तो जो ट्रेडिशनल मॉडल की जो प्रिडिक्टिव टीम है वो फोरकास्ट करती है कि जी हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको लेट्स सपोज अगले जो है 6 मंथ में या 1 ईयर में लेट्स सपोज 20 जो है वो फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत है, फ़ीचर्स की ज़रूरत है, उसके लिए ये प्लानिंग है, उसके लिए हमने ये फ़ीचर्स जो है वो डिलीवर करने हैं, इतने इतने टाइम में डिलीवर करने हैं। तो वो एक पूरा टाइम फ्रेम जो है वो प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसी के ऊपर वो काम करते हैं। Predictive methods entirely depend on the requirement analysis and planning done in the beginning of the cycle. Any change to be incorporated go through a strict change control management and prioritization. यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप का जो पहला फ़ेज़ होता है वो होता है कम्युनिकेशन का फ़ेज़। इसमें आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद फिर आप प्रिडिक्ट करते हैं कि कस्टमर को 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद ये रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो चूँकि आपने प्लान बना चुके होते हैं तो फिर आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि इसी प्लान को आपने फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अमूमन देखा गया है कि आप जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो अगर उसने 5 फीचर्स बताए हैं तो कुछ अरसे के बाद वही 5 फीचर्स 7 फीचर्स में चेंज हो जाते हैं। हो सकता है वो जो 5 फीचर्स हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन आ जाए। तो ये जो प्रिडिक्टिव मेथड होता है ये पहले से ही फोरकास्ट कर देता है, उसी के ऊपर हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें चेंजिंग अगर हमने लानी है तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि उसके अंदर जो है वो हम दोबारा से मॉडिफिकेशन करें। अडेप्टिव अप्रोच, तो अडेप्टिव अप्रोच की अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को फौरी तौर पे एडजस्ट कर लेना। देयर इज़ नो डिटेल प्लानिंग एंड देयर इज़ ए क्लैरिटी ऑन फ्यूचर टास्क ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट फीचर्स नीड टू बी डेवलप्ड। अडेप्टिव अप्रोच में हमारे पास डिटेल प्लानिंग नहीं होती, हम डिटेल प्लानिंग नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमारी ये ज़रूर एक क्लैरिटी होती है कि
फ्यूचर में इतने टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं या हमें करने हैं और कौन कौन से फीचर्स हमने डिलीवर करने हैं। ये बस एक जो है वो इसी किस्म की एक शॉर्ट प्लानिंग होती है। देयर इज़ अ फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर के कितने फीचर्स जो हैं यानी कि कितनी फंक्शनैलिटी डिलीवर करनी है, एंड द टीम अडेप्ट्स टू द चेंजिंग प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डायनेमिकली। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है डायनेमिकली। डायनामिकली का मतलब है कि अपने आप को चेंज करना कंटिन्यूस बेसिस पे एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो हमने अपनी टीम को जो है वो इस तरीके से डेवलप किया होता है कि वो टाइम के साथ साथ, चूँकि हम पहले से ही हमें पता है कि एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है और टाइम के साथ साथ वो चेंज करेगा। शुरू में वो अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं बता पाएगा, लेकिन टाइम के साथ साथ वो अपनी रिक्वायरमेंट को जो है वो चेंज करता जाएगा और साथ साथ नई फंक्शनैलिटी एक्वायर भी करेगा। तो जैसे जैसे एंड यूज़र अपनी नई फंक्शनैलिटी को ऐड करे या पहली वाली रिक्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन करे, तो हमारी टीम इस काबिल हो कि वो फौरी तौर पे इस नई चेंजिंग को अडॉप्ट कर ले। इसको कहते हैं अडेप्टिव अप्रोच। द प्रोडक्ट इज़ टेस्टेड very frequently through the release iteration, minimize the risk of any major failure in future। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि साथ साथ हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो टेस्ट करते जा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करते जा रहे हैं। इसमें बीटा टेस्टिंग भी होती जा रही है। हम हमारे एंड यूज़र साथ साथ जो हमने डिलीवर हमने किए हैं वर्जन्स, उसके ऊपर वो काम करते जा रहे हैं, फीडबैक मिलता जा रहा है, हम फौरी तौर पे उसको उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं। कस्टमर इंटरेक्शन। एजाइल में कस्टमर इंटरेक्शन जो होती है वो एक पिवट रोल होती है, एक सेंट्रल रोल होती है। is the backbone of this agile methodology, and open communication with the minimum documentation are the typical feature of the agile development environment। तो agile methodology है जो है वो इस थॉट के साथ है, इस फिलॉसफी के साथ है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कम से कम जो है वो डिपेंडेंसी हो, हमारी डिपेंडेंसी कस्टमर के ऊपर हो और कस्टमर जो जो फीचर्स ऐड करवाता जाए हमने फौरी तौर पे वो ऐड करने हैं। द एजाइल टीम वर्क्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद ईच अदर एंड आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सेम जोग्राफिकल लोकेशन। तो ये हमने पहले भी बात कर ली है कि एजाइल की जो टीम होती है वो ये अमूमन कस्टमर की प्राइमेसिस के ऊपर ही ये ज़्यादातर काम करती है ताकि कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना हमारे लिए आसान हो जाए। एजाइल मॉडल के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। एजाइल मेथडोलॉजी चूँकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो ज़्यादातर इसी मॉडल को फॉलो करते हैं, प्रोसेस मॉडल को। is a very realistic approach to the software development, promotes the teamwork and cross training। तो यहाँ पर चूँकि हम टीम की सूरत में काम कर रहे होते हैं, ये टीम जो है ना सिर्फ आपकी अपने एम्प्लॉयज़ जिसमें प्रोग्रामर है, एनालिस्ट है, टेस्टर है, डिप्लॉयमेंट वाले पर्सन्स हैं, ये एक टीम आपकी पर्सनल टीम तो है, लेकिन साथ साथ आप एंड यूज़र को भी इन्वॉल्व करते हैं, वो भी आपकी टीम का पार्ट बन जाते हैं। और फिर आप क्रॉस ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं, ब्रीफ करते हैं कि इस रिलीज़ को, इस वर्जन को आपने किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है।
फंक्शनैलिटी कैन बी डेवलप्ड रैपिडली एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और फंक्शनैलिटी जो है वो फौरी तौर पे आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम, यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर मॉडल के हमारे कम हो जाते हैं। सूटेबल फॉर फिक्स्ड और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, तो ये जो मॉडल है ये एक्सेलेंट है उन तमाम सॉफ्टवेयर्स में जहाँ पर चेंजिंग जो है वो बहुत तेज़ी से हो जाती है। डिलीवर्स अर्ली प्रैक्टिकल वर्क सॉल्यूशंस, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि साथ साथ आप प्रोडक्ट को डिलीवर भी करते जा रहे हैं, बजाय कि आप पूरा सॉफ्टवेयर बनाएं फिर आप अपने कस्टमर्स को जो है वो डिलीवर करें, फिर वो इसमें से फीडबैक दें, फिर आप उसकी जो है वो मेंटेनेंस की तरफ जाएं। लेकिन एजाइल में क्या है कि आप फीचर ड्रिवन होते हैं, यानी कि अगर एक कस्टमर को 15 फंक्शनैलिटीज़ की ज़रूरत है तो आप 15 फंक्शनैलिटीज़ डिलीवर नहीं करते, आप पहले 4 या 5 फंक्शनैलिटीज़ डिलीवर कर देते हैं जो कोर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। कस्टमर उसके ऊपर काम करता है और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है वो फौरी तौर पे बताता है। गुड मॉडल फॉर इन्वायरमेंट्स दैट चेंज स्टडली, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है हम फौरी तौर पर इसको नई चेंजिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। मिनिमल रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन ईज़िली एम्प्लॉयड, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होती है तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी होती है। ये नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी होती है, तो इसको एम्प्लॉय करना, उसको फॉलो करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इनेबल्स कंकरेंट डेवलपमेंट एंड डिलीवरी विद एन ओवरऑल प्लान कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर वर्ड आया है कंकरेंट डेवलपमेंट का। कंकरेंट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एक साथ एक से ज़्यादा काम करना। तो हमारी ही टीम जो है वो अगर एक वर्जन पे काम कर रही है तो हमारी दूसरी टीम दूसरे वर्जन पे भी काम कर रही होती है। तो इस मॉडल की ये एक और भी खसूसियत है, इसका एक और अच्छा फीचर है कि एक ही टाइम पे हम 2 वर्जन्स पे काम कर रहे होते हैं। लिटिल और नो प्लानिंग रिक्वायर्ड, या तो प्लानिंग हमारी बहुत कम इसमें रिक्वायर होती है या नहीं होती इन सम केसेस में। इजी टू मैनेज, ऑब्वियसली ये मैनेज करना आसान होता है क्योंकि साथ साथ आपको फीडबैक मिलती जा रही है, आप अपने सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं। गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डेवलपर्स, तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है, डेवलपर्स फौरी तौर पे इस जो है वो नई चीज़ें जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एजाइल मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉट सूटेबल फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज़, तो एजाइल मॉडल को हम बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी डिपेंडेंसीज़ होती हैं, मतलब डिपेंडेंसी का मतलब एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल की इनपुट के बगैर नहीं चलेगा, तो उस सिचुएशन में फिर हमें एजाइल मेथडोलॉजी है वो इतनी हेल्प नहीं करेगी। मोर रिस्क ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, अब यहाँ पर 3 वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मेंटेन करना सेम पेस के साथ, और एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, एग्जिस्टिंग चीज़ में नई चीज़ को एक्सटेंड करना। तो इसमें जो है एजाइल मेथडोलॉजी में ये होता है कि आप एक पेस के साथ जो है इसको मेंटेन और एक्सटेंसिबिलिटी नहीं कर पाते बाज़ औक़ात, यानी कि आपकी अगर टीम के अंदर लोग अगर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर ये आपके लिए एक और ऑब्स्टिकल हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। आप जिस पेस के साथ चल रहे हैं उस पेस से फिर आप नहीं चल पाते। अगर आपका कस्टमर जो है एंड यूज़र है वो अगर बिज़ी है या उसको कोई और टास्क मिल गया है या वो छोड़ के चला गया है, तो ये चैलेंजेस जो होते हैं वो एजाइल मॉडल को थोड़ा सा शेकी कर देते हैं। एन ओवरऑल प्लान एंड एजाइल लीडर्स एंड एजाइल
project manager, practice is a must without which it will not work. ओवरऑल हमारे जो एजाइल के लीडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, इनकी जो प्लानिंग होती है, इनकी जो पर्सनल प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर वो अच्छे तरीके से, अगर वो इनएक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली एजाइल मॉडल जो है वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. Strict delivery management dictate the scope, functionality to be delivered and adjustment to meet the deadlines. यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम आ सकती है कि चूँकि आप उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेट्स सपोज हमने कहा कि जी 2 माह में हम पहली रिलीज़ दे देंगे, पहला वर्जन दे देंगे, और हो सकता है हम 2 माह से ज़्यादा क्रॉस कर जाएं, हमारी टीम के पर्सन्स अगर छोड़ के चले जाते हैं या कस्टमर कोई छोड़ के चला जाता है, तो हो सकता है वो डिलीवरी जो है वो थोड़ी सी लेट हो जाए. लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट हो जाती है और कहती है कि इसको जो है वो टाइम पे डिलीवर करें, तो हमारे लिए फिर ये मुश्किल हो जाता है कि उसकी डिक्टेशन को लेना, फिर उस डेडलाइन को मीट करना. तो इससे एजाइल जो है, एजाइल मॉडल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. डिपेंड्स हैविली ऑन द कस्टमर इंटरेक्शन, सो इफ़ द कस्टमर इज़ नॉट क्लियर, टीम कैन बी ड्रिवन इन द रॉन्ग डायरेक्शन. तो ये मेरे लिहाज से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर एंड यूज़र जो है उसको अगर कोई एम्बिगुइटी है या वो रॉन्ग डायरेक्शन में जो है वो इंटरेक्शन कर रहा है, तो हमारी पूरी टीम जो है वो चूँकि एंड यूज़र के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, अगर उसकी रॉन्ग डायरेक्शन होगी तो हमारी टीम की भी जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन होगी. देयर इज़ अ वेरी हाई इंडिविजुअल डिपेंडेंसी सिंस देयर इज़ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन जनरेटेड. चूँकि एजाइल में डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, ये उसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. तो हमारी चूँकि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती है, पर्सन्स के ऊपर ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर इंडिविजुअल हमसे कोऑपरेट करता है तो हमारा मॉडल अच्छे तरीके से जो है वो ड्रिवन होगा. लेकिन अगर वो कोऑपरेट नहीं करता तो फिर ऑब्वियसली फिर हमारी जो वर्किंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी. ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू द न्यू टीम मेंबर्स में बी क्वाइट चैलेंजिंग ड्यू टू द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. लेट्स सपोज आपकी एक टीम है, उसमें से कुछ पर्सन्स छोड़ के चले जाते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी है वो हमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ जाती है. चूँकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, हम डिपेंड कर रहे होते हैं टोटली एंड यूज़र्स के ऊपर, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी भी जो है नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना है, नए मेंबर्स को बताना. चूँकि पिछले 6 माह से 8 माह से 1 साल से हमारी टीम चूँकि काम कर रही होती है, तो हमारे पास चूँकि डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, हमारे पास रिकॉर्ड कम होता है, तो फिर नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने एजाइल मेथडोलॉजी को हमने डिस्कस किया. पर्सनली तौर पे एजाइल मेथडोलॉजी जो है वो हाईली कन्विंस्ड मेथडोलॉजी है, स्पेशली मेरे लिए भी, और इसी वजह से ये जो है इंडस्ट्री का एक जो है वो स्टैंडर्ड बना हुआ है, और ज़्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो एजाइल मेथडोलॉजी को ही ऑप्ट करते हैं. होपफुली इस लेक्चर की भी आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे जो है वो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं. इसके अलावा आप गूगल क्लासरूम में भी आप अपने जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उसको आप टाइप कर सकते हैं, तो फिर मैं इन क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.